ठीक है। आज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे, है ना, उन्हीं के बारे में आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता कैसे, तो आप लोग को मालूम भी होगा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत, है ना, ये प्रोविजन दिया हुआ है कि जिसमें कि प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये इसमें दिया हुआ है। अब उसमें क्या होता है कि किसी भी दोनों हाउस में, चाहे तो आप राज्यसभा या लोकसभा किसी में इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहला एक जो इससे रिलेटेड आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो बिल जो है क्या किस मतलब ये लोकसभा में ही केवल वो पारित हो सकता है, राज्यसभा में, या किस में इनिशिएट किया जा सकता है, ये प्रश्न जो है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, यहां बैठ जाओ, इस तरफ आ जाओ। हाँ ठीक है, तो ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है संविधान में अगर आपको संशोधन करना है। ठीक है, दूसरी बात कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है वो 3 तरह का जो प्रावधान उसमें दिया गया है। एक क्या कि भाई ये हम उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, बाय वे ऑफ एडिशन, इस बार यूपीएससी प्रीलिम में ये पूछा भी है, वेरिएशन, और तीसरा रिपील। आई बात समझ में? मतलब कि 3 ही चेंजेस हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी चेंज आप करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, अमेंडमेंट, संशोधन। अब ये बाय वे ऑफ क्या, या तो आप ऐड कर रहे हैं कुछ, दूसरा या तो उसमें कोई वेरिएशन मतलब कि चेंजेस, परिवर्तन कर रहे हैं, और तीसरा कि आप उसको क्या कर रहे हैं, रिपील कर दे रहे हैं, मतलब कि उसको पूर्णतः हटा देते हैं, है ना। जैसे कि आपको राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से रिपील कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, और एडिशन में जैसे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए। ठीक है, और वेरिएशन में जैसे कि कोई एक चीज को क्या किया गया, उसको चेंज करके दूसरा जो है वर्ड्स वहां पे यूज किया गया। ठीक है ना, तो ये जो 3 चीजें हैं इस तरह से होता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो अमेंडमेंट, ये पार्ट 20 में, पार्ट 20, और इसमें इकलौता यही एक आर्टिकल है, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया 368। दूसरा कि जो अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट का होता है, ये पावर टू अमेंड इज नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय और डैमेज। किस हद तक पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है, तो सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। ये मिनर्वा मिल्स में इसको क्या किया गया, 45 किया गया कि जो अमेंडिंग पावर है वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है। और इसी 368 में एक और चीज दिया गया है जिसको बोलते हैं, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। ये पार्लियामेंट को दिया गया है, क्या, पार्लियामेंट बाय यूजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, इसको क्या बोलते हैं, संविधायी शक्ति, और लेजिस्लेटिव पावर जिससे वो लॉ बनाता है। ठीक है, तो ये 368 यही अमेंडमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, उनके विषय में हम लोग को ये देखना है। सबसे पहले कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कब हुआ था आपका, 1951। क्या कॉन्टेक्स्ट था इसका, तो एड्रेस द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट स्ट्रक डाउन लॉज एम्ड एट लैंड रिफॉर्म। तो पहला जो आपका हो गया ये किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से। ठीक है, फिर और क्या हुआ, आर्टिकल और की फीचर्स इसमें क्या है, तो आर्टिकल 19 में ऐड किया गया क्या, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये भी इसी आर्टिकल में ये किया गया, इसको बोलते हैं कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है अंडर आर्टिकल 19, दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, ये क्या है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि आप पब्लिक ऑर्डर अगर उसमें अगर कहीं डिस्टर्ब हो रहा है ना, या हाँ नेशनल इंटीग्रिटी डिग्निटी, उसके अगेंस्ट में अगर आप कुछ कह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका ये आर्टिकल जो है 19 में ये प्रतिबंध लगाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फिर आर्टिकल 31 और 30 भी ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्टेड सर्टेन लॉज रिलेटेड टू
लैंड रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू किसको कहते हैं? It is nowhere mentioned in the Constitution of India, but it is the power of judiciary to check the validity of कॉन्स्टिट्यूशन। अपना डिसीजन तो ही है और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी वो चेक करता है, ensuring they could not be challenged in the court. Significance: aim to secure the state's ability to implement social reform without interference from the judiciary। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड अमेंडमेंट क्या है? 1952 कॉन्टेक्स्ट क्या था इसका? प्राइमरली रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, की फीचर्स क्या है? तो एडजस्टेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स इन द लोकसभा बेस्ड ऑन 1951 सेशन। तो इसमें क्या है कि 1951 के सेंसस के आधार पे चेंजेस जो है इसमें कुछ किया गया। फिर सिग्निफिकेंस क्या था इसका, क्या इसकी सार्थकता थी? तो ensured that the composition of the Lok Sabha reflected the population changes post independence। ठीक है, ये चाहे तो आप लोग नोट करते चले, इंपॉर्टेंट ये है पहला वाला। हाँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए हाँ, फिर सेकेंड अमेंडमेंट जो था 1952, ये क्या कॉन्टेक्स्ट था इसमें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। अब इसमें जो है वेरियस स्टेट्स के जो लोकसभा जो थे, जो रिप्रेजेंटेशन इनका था, इसको बेस किया गया 1951 के सेंसस के आधार पे। क्या इसकी सार्थकता थी? तो इंश्योर दैट द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा रिफ्लेक्टेड द पॉपुलेशन चेंजेस पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब कि जो कंपोजिशन जो लोकसभा का है ना, इसको ये सुनिश्चित किया। ये कौन सा? 1952 का ये जो आपका अमेंडमेंट है। ठीक है, फिर वही 1971 में आए कि 2026 में जब आपका, फिर उसके बाद से ये चीज किया एक सर्टेन पीरियोडिक जो है ये अमेंडमेंट। हाँ, 1971 का जो अभी तक जो चल रहा है ना, वो वही सेंसस का जो हम लोग हाँ वो फिक्स किया। तो वो कौन सा अमेंडमेंट आया था सर? नहीं, वो ये जो फिक्स किया गया ये 1951 के सेंसस में। 1971 में वो 1971 उसके पहले वाला एक और अमेंडमेंट है। हाँ, कि वही फिक्स किया गया कि 2026 में इसी को और अमेंड किया। ये सेकंड अमेंडमेंट, ये सेकंड है क्या? 25 इयर्स के लिए फिक्स किया गया था वो। हाँ, 25 इयर्स लोकसभा की सीट नहीं बढ़ेगा। तो 25 इयर्स कहाँ से? वो दूसरी बात पूछा। चलिए फिर अब और जो इम्पोर्टेंट में आपका ये काफी इम्पोर्टेंट था, आप जान भी रहे हैं,
42nd अमेंडमेंट जो है 1976, इसमें ये क्या था कि जैसे कि 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो है ये प्रियम्बल में जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका, हाँ, रेस्ट्रिक्टेड, और एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कब ऐड किया गया, हाँ, ये इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का शायद ही कोई ऐसा उस समय का प्रेजेंट चैप्टर था जिसको ये टच न कर गया, कर दिया गया था, ठीक है ना। हाँ, वो तो चेंज कर दिया गया मोरारजी भाई की गवर्नमेंट आई, ठीक है। तो क्या हो गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, और रिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें यह बताया गया कि जो जुडिशरी जो क्या करती थी, जैसे कि आप लोग अभी रिसेंटली देखते होंगे एनजेएसी ने, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको किया, ये हमेशा से एक डिबेट का एक इशू रहा है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को, सुप्रीम कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कहां से आपका डिराइव कर रहा है, पीपल से। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब कर दिए, तो उस अमेंडमेंट को कम से कम जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर रखा जाए, ये हमेशा से एक डिबेट है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे कि जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी अगर अमेंडमेंट, तो जुडिशरी टुवर्ड्स इंक्लाइन या थोड़ा सा ऐसा माना जा सकता है कि वो पार्शियल जो है अपने हितों को लेके वो हो सकती है। तो ये हमेशा से ये एक डिबेट का इशू रहा है, ठीक है। इस यहीं पे बोला भी जाता है कि जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर, और एक क्वेश्चन भी आप लोग को दिए हैं और पूछा भी गया यूपीएससी में कि जुडिशियल रिव्यू के शैडो में कहीं ऐसा तो नहीं कि जुडिशरी एक एब्सोल्यूट पावर सिस्टम चला रही, ठीक है। तो इन लोग का अपना एक आर्गुमेंट है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो, जैसे भाई डेमोक्रेसी इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट, इट इज अ मैटर ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर आपके फेवर में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप अगर मान लीजिए कि नंबर इतना आ जाए, आप नया कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कही रहे हैं इसको, आप कुछ और चेंजेस कर दें, तो यहीं पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो पिक्चर में आता है, ये जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इट इटसेल्फ इज अ डिबेटेबल इशू, क्योंकि उसका कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट तो है नहीं, इलस्ट्रेटिव है, केसेस बाय केसेस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में उसका इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है ना। तभी तो कहा गया ना 1967 बेरूबारी केस में कि भाई प्रीएम्बल वाज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अगेन वही जो है आपको 73 में नहीं नहीं, इट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए ये क्या है, ये इसका पार्ट है, और इसमें आप जो है अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल है। ये आप बता रहे हैं 1971 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको भी नोट कर ही लीजिए आप लोग वैसे आ जाएगा आगे क्वेश्चंस में। कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया था कि जो सीट का बंटवारा वो 2000 तक में चेंज हो जाएगा, मतलब 2000 ईस्वी में सर 2000 तब तक सीमित रहेगा, जैसे अभी 2026 तक है ना, हाँ, उस टाइम 2000 तक था। ये कौन सा तब अमेंडमेंट एक्ट था, क्या क्या दिया था ऑप्शन था सर 42 44 42 सेकेंड अमेंडमेंट, ये तो नहीं, इसी में एक चेंज ये किया गया था, ये जो बता रहे हैं पहले आपको 2000 तक, जो आप जो कह रहे हैं कि 2000 ईस्वी तक क्या करना था, उसमें मतलब चेंज नहीं करना था, मतलब क्या चेंज नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना जो होता है ना उसका था, सेंसस का कह रहे हैं आप, तो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन नहीं ना, तो उससे रिलेटेड नहीं है वो, सीट्स एलोकेशन, हाँ, ठीक है। तो इसी को एक सेकंड पहले, इसी को आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कहते हैं। इट सिग्निफिकेंटली काफी, ये अगर अमेंडमेंट से ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट जो है ये बहुत ध्यान से आप लोग, 43rd ये पोस्ट इमरजेंसी रिस्टोरेशन, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, लेकिन इसमें क्या किया गया, फिर रिस्टोर कर दिया गया जुडिशरी के रोल को कि प्रोटेक्ट करेगा ये फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है
ये आपको गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये इंश्योर कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। और कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है आपका? तो सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए हाँ क्या बोले? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे कि अभी एक आपको ये इसमें इसके पहले वाला भी बताया था कि जुडिशियल रिव्यू से आप कुछ भी, ये कई केस, कई आपको अमेंडमेंट पर सेपरेट सेपरेट आया। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका है वो एक्ट पे जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है आप चेंजेस नहीं। ये क्वेश्चन पूछा था सर, in which constitutional amendment act in the frozen the seats in Lok Sabha and state legislative assemblies on the basis of 1971 census till 2004। हाँ तो ठीक तो है, यही तो सही आंसर है, तो ठीक बोल रहे। तो रिप्रेजेंटेशन वाला बोल रहे थे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। क्वेश्चन समझे आप लोग? उसको लिख लीजिए एक बार, बोलिए फिर तो लिखिए लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रोजन मतलब एक तरह से इसको ये कर दिया गया, हाँ फ्रीज वर्ड का पास्ट फॉर्म है। हाँ बोलिए। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, रुकिए हम ही बोल देते हैं तो सबको सुनाई देगा। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट seats has been frozen, seats has been frozen नहीं होगा, seats has frozen, been को हटा दीजिए, हाँ frozen on the basis of 1971 census till 2001। तो ये कौन सा हो गया आपका? 42nd अमेंडमेंट, यही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जुडिशियल रिव्यू जो आप कहते हैं ना हम लोग, ये जुडिशियरी का एक अपना, इसको पहले बहुत ठीक से समझिए, इनोवेशन। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि जुडिशियल रिव्यू फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, आप ऑप्शन से जाइएगा, जैसे कि कहां से ये डेराइव होता है, ये आर्टिकल 13 से भी डेराइव होगा, ये आर्टिकल 32 जो आपका है वहां से भी डेराइव होगा, आर्टिकल 226 है वहां से भी डेराइव होगा, इसके अलावे 131 से भी डेराइव होगा। तो आपका ये जो अभी 31 30B जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, जो फंडामेंटल राइट्स में अभी आता है, उससे भी डेराइव होगा। तो एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू क्या है? इट इज द पावर ऑफ जुडिशियरी to check that whether the law legislated by the legislature or even any executive order, rules or regulation, that they are consistent with the constitution or not. If they are not consistent with the constitution, then judiciary on suo moto cognizance it will take, है ना? मतलब वो अपने हाथ में ले लेगी कि साहब लेजिस्लेचर जो है ये जो लॉ बना रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का के आधार पे या उससे असंगत है, उसकी विसंगति है जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। यही दैट इज व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था कि संविधान की जो आधारभूत आपकी जो एक संरचना है, एक संकल्पना है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर एन नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन। इसी बिल्डिंग का हम ये दीवार को हटा दिए, उधर हटा दिए, अगली बार आइएगा तो चेयर इधर होगा, ये बोर्ड उधर होगा, लेकिन हम इसका जो है नीचे का जो पिलर या फिर आप ये देखिए जो फाउंडिंग हम ग्राउंड फ्लोर वो नहीं हटा सकते, पूरी बिल्डिंग इमारत जो आपकी ढह जाएगी। इसी तरह सोसाइटी का भी एक फाउंडिंग प्रिंसिपल होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, इस चीज को भी समझिए भाई। समाज चलेगा ना, 47 के पहले भी देश था ना, तो कैसे चलता था? उसका कुछ नियम कानून है कि नहीं? सोसाइटी का भी कुछ नियम कानून है कि नहीं? आप समाज में भी रहते हैं तो यही नॉर्म्स को ये चेक करना है जुडिशरी। अच्छा, इन दोनों में क्या हमेशा जो टशन है कि लेजिस्लेचर का ये मानना है, कुछ हद तक सही भी है वो बात, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट कर रहा है जो है उसमें आप मत, क्योंकि इट इज अ विल ऑफ ए नेशन, ऐसा हम लोग। बट स्टिल जुडिशरी वो ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल है कि आप जुडिशियल या जो भी एक्शन है इसको आप जो है इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। ये एक मूल संरचना है इस संविधान की। तो जो एनजेएससी बना और इसी में जो अपॉइंटमेंट भी होता है ना, वो क्या होता है? जुडिशरी अपने अंदर। तो जो एनजेएससी की नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको इसने कहा कि ये
अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जुडिशियल रिव्यू कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्या देता है, एक आपको इनॉर्मस एक तरह से कहिए वो अथॉरिटी देता है। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है कि एक तरफ हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि एब्सोल्यूट पावर सिस्टम हम लोग नहीं बना रहे हैं, किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं है, नीदर लेजिस्लेचर नॉट जुडिशरी नॉर एग्जीक्यूटिव। बट द थिंग इज दैट कि जुडिशियल रिव्यू के शैडो में कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं बना लिया पावर सिस्टम, हम कोई भी मान लीजिए अमेंड करके ये कहे कि नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जैसे कि इसके बाद और क्या टर्म है, जुडिशियल एक्टिविज्म, फिर जुडिशियल ओवररीच, जरूरत से ज्यादा जो है वो हस्तक्षेप कर रही है, और अभी सबसे प्रेजेंट टाइम में जुडिशियल एडवेंचरिज्म। तो अब ओवररीच क्या हो गया, जैसे सक्रियता तो ठीक है, उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो कोलिशन गवर्नमेंट का जो इरा था अर्ली 90s और 2000 के बीच में 4 जनरल इलेक्शंस, तो किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को क्या था, एब्सोल्यूट आपको मेजॉरिटी नहीं मिल पा रहा था, तो गवर्नमेंट कोलिशन बनना था। एक कोलिशन पार्टनर जो अगर उसका इंटरेस्ट, उसके हितों की आप रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट जो है उससे सपोर्ट खींच ले और गवर्नमेंट गिर जाती थी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर इज नो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। तो कौन ये वैक्यूम फिल करेगा गवर्नेंस का, अगेन जुडिशरी, और जुडिशरी ने उस बीच में जो है बहुत अच्छा जो है, तो अब ये देखा गया कि वो एक गवर्नेंस का एक आपका एक ये कहते हैं ना इंस्टीट्यूशन के तौर पे अपने को स्टेब्लिश भी कर कि नॉट ओनली इट केप्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिसेस, इसका जो एक संवैधानिक जिसको प्रॉमिस जो था कि हम कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्टर ऑफ आपके फंडामेंटल राइट है, ये तो क्या ही है, एक आपको गवर्नेंस का इंस्टीट्यूशन के तौर भी इमर्ज किया। जैसे कि अभी आप रिसेंट में भी देखे होंगे सुओ मोटो केस जो कोलकाता में जो जैसे हुआ, तो मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है उसमें भी जो है जुडिशरी क्या किया, वो इंटरफेयर किया और किया। तो इसलिए इस तरह से ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू जस्टिफाइड है। लेकिन सेकेंड एस्पेक्ट में कि आप अगर लॉ लेजिस्लेट किए उसके पहले ही वो कह रहा है कि नहीं आप ये लॉ नहीं बना रहे, तो ये हो जाएगा कि एक तरह का डिक्टेटर से कि आप डिक्टेट कर रहे हैं और यू आर इंटरफेयरिंग इन द अदर पार्ट। तो ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है कि तीनों जो आपके गवर्नमेंट के ये जो पार्ट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसके बीच में एक एकोमोडेटिव फीचर को मेंटेन करना, एक बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। और इसका इंटरप्रिटेशन किसको करने का अधिकार है, अगेन जुडिशरी। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इंक्लाइन जो है ये देखिए 44 सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसको अब जैसे कि ये लीगल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होगा, ठीक है, स्टैट्यूटरी राइट नहीं होगा, इस चीज को समझिए। लीगल राइट क्योंकि वो कानून, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक कानून है ना, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्योंकि इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को समझिए पहले। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इस तर्क के आधार पर जो फंडामेंटल राइट है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ। बट द थिंग इज दैट इन चैप्टर 3 जो राइट्स आपके हैं इनका एक स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस इन सेंस कि अगर आपके ये राइट्स वायलेट होते हैं देन यू हैव अनदर राइट्स, आर्टिकल 32, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट कि मेरा फंडामेंटल राइट है। लेकिन राइट टू ये प्रॉपर्टी जो है, जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप नहीं जा सकते, ठीक है। और नेचुरल राइट्स क्या हो गया, जो आपका जैसे कि मतलब क्या इसको बोलता है, आर्टिकल 21 में भी उसको इंश्योर करने की कोशिश की गई है। दूसरा, इसके अलावा और कौन से राइट्स हो गए बताइए, स्टैट्यूटरी राइट, जो एक स्टैट्यूट, और आपको जैसे ये आपको उपभोक्ता का जो होता है कानून आपका, हाँ कंज्यूमर राइट्स आपको मिले हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आरटीआई 2005, ये है। किसको आर्टिकल बिल्कुल कर सकता है ये। अब ये है कि ऑप्शन पे, अब ये लीगल एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी, अब यही पे होता है कि जब सब कुछ सीखे, कॉमन सेंस नहीं सीखे तो मुश्किल हो जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी इसमें से कौन सा राइट्स है। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट,
ये ऑप्शन में देने का मतलब ही है कि वो यही पूछ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रहा अगर तो लीगल राइट अगर दे रहा है तो यू गो फॉर लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वो देने का मतलब ही है कि उसी पर्पस के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका राइट टू वोट, ये कौन सा राइट्स है? स्टैट्यूटरी राइट्स, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट स्टेटस आपको दिया है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं सर राइट टू वोट। आप जब वो इलेक्शन कमीशन का जब आप जो पढ़िएगा तो उसमें से वो डिराइव्ड होता है। आइए, हाँ, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है उसके तहत आपको ये मिलता है, लेकिन उसका जो प्रेजेंट पोजीशन है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का स्टेटस क्या मारेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये पूछा भी यूपीएससी में 2 साल पहले ही। अब इसमें समझिए कि ये स्टैट्यूटरी राइट्स, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, क्योंकि राइट टू वोट तो आपको कहीं दिया नहीं है, ये वहीं से डिराइव होता है। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन जो इसका आपका निकलेगा आर्टिकल 324 से, उसमें यही निकल रहा है। सीबीआई ये सब कैसा है सर? कौन? सीबीआई जैसे कि सीबीआई जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस उसको नहीं था, वो दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1960 उसके तहत उसकी स्थापना, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है तो वो एक्ट के तहत वो स्थापक, मतलब वहां से वो डिराइव किया गया। तो इसीलिए जो इसके अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे या अदर जो है, तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट जो कल भी आपको बता रहे थे, वो ये कहा कि जितने इसने आज तक ऑर्डर दिए हैं वो सब क्या नल एंड वॉइड है। तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर किया और उस गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस डिसीजन को क्वेश्चन किया कि नहीं ऐसा करना होगा तो पूरा हमको सब कुछ जो है वो चेंज। मतलब कि कोई एक ऐसी संस्था, आपका क्वेश्चन जब भी हो तो यही इंक्वायरी मतलब कीजिए कि क्या इसकी स्थापना किसी कानून को बना के की गई, द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द आंसर इज नो, इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, नीति आयोग एक नई संस्था आई 2015 में, इसके पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटाया गया, तो हटाया गया तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में प्लानिंग कमीशन के बारे में मेंशन है? नहीं है। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई कानून नहीं बना था प्लानिंग कमीशन के लिए। और नीति आयोग क्या है, वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको एस्टेब्लिश किया गया। पार्लियामेंट चाहे कि सीबीआई को बना दे तो बना सकता है सर? बिल्कुल सर, का एक कानून जैसे आज बना दिया गया, उस कानून का नाम ही दे दिया गया क्या कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन रिगार्ड विद सीबीआई। अब सीबीआई को ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। जैसे आपका ये नेशनल, अभी हम लोग 2-3 दिन पहले पढ़ रहे थे, ओबीसी कमीशन जो बैकवर्ड कमीशन है, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती थी, उसमें ये था कि पार्लियामेंट में, लेकिन इसका स्टेटस क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। बताइए लोग, नहीं अमेंडमेंट नहीं पूछ रहा हूं, तो आर्टिकल कौन सा 338, 340, 338 है, हम कंफ्यूज थोड़ा कर किसमें है। तो बता ही दिए 338, 338 ए बी, 340, 341, अभी 2 ही दिन पहले ही लोग पढ़े। कोई होगा सर तो कंफर्म है क्योंकि 338 और 340 होगा हैं, 338 बी सर ए अभी सिर्फ 2 क्लास पहले की कॉपी है। 338 बी है क्या? 27% इसको लिख लीजिए होमवर्क में, हम बताएंगे भी नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ाए अभी सब, ये अभी तो फिर ये सब कैसे भूल जाते हैं लोग। दूसरा क्या कह रहा था? कौन सा? ये सिग्निफिकेंस, एस्टैब्लिश क्लियर प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। हाँ, ये भी चेंज आया था कि जैसे कि नेशनल जो सॉरी इमरजेंसी जो था उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे भी लगाया जाता, जिसको हटाया गया। अब क्या कर दिया गया, केवल वॉर, आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल कोई आपके पास किसी सिचुएशन में लग सकता है,
इंटरनल डिस्टेंस, आंतरिक कलह के आधार पे तब तो आए दिन आपका जो है होते रहेगा। कोई आदमी धरना पे बैठ गया, 2-4 यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के आ गए, इमरजेंसी लगाना शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, चलिए 86th अमेंडमेंट क्या है ये? Focused on right to education, made education a fundamental right under Article 21 capital A, mandated free and compulsory education for children aged 6 to 14 years, laid the foundation for Right to Education Act 2009 promoting educational access for all children. ठीक है, कौन? हाँ, तो उसमें ये 86 आगे किया गया। एक ही चीज है तो फिर दोबारा उसको नहीं चेंज करेंगे तो कई बार, जैसे आप पार्लियामेंट्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का देखिएगा तो शायद ही कोई ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें उसमें रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं। इस सबको बार बार देखते रहिएगा तब जाके जो इस पे पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो यही इतना है वो आएगा, एमसीक्यू में भी आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया क्या? 73rd छूटा, 74 छूटा, हम बताए थे एंटी डिफेक्शन वाला 1985 का। हाँ वो आएगा, वो दूसरे फॉर्मेट में छूटेगा कुछ नहीं। 73, 74 जान ही रहे आप लोग। कौन? 60 से 62 इयर्स बढ़ाया गया था हाई कोर्ट का जज का। सब इम्पोर्टेंट ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ही हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है घटना है। हाँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से है तो आप लोग सब देख लीजिए लिस्ट, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा चतुराई भरा कदम नहीं होगा। हाँ, पूरा जो अमेंडमेंट ही याद करते रह गए तब तो, इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट कुछ लिस्ट। ये बताइए इसमें क्या किया गया था? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ओबीसी, और इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक्सटेंड किया गया था रिजर्वेशन। एम टू इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ये 93rd। 91st अमेंडमेंट कोई बताएगा क्या है? हाँ, क्या 15%? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल 15%। हाँ, 15% की 10%। और ये मिनिमम नंबर 12 होना चाहिए। हाँ, इसमें एक और अभी आपके अपडेट हुआ सर, अमेंडमेंट एक्ट 05 सोशली और एजुकेशनल जो बैकवर्ड ओबीसी 102 इसी को किया था। 102 में प्रेसिडेंट डिसाइड करते थे, 104 में ये करेंगे, स्टिल गॉन। 94th amendment to ensure ongoing political representation for SCs and STs, extended की क्या की फीचर था इसमें? The reservation of seats for SC and STs in Lok Sabha and state assemblies for an additional 10 years, अगले 10। 94th ये amendment। ठीक है, और इंश्योर क्या किया गया था? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। चले आगे, हो गया।
ये पूछा नहीं है कभी, लेकिन चांस ये है कि कहीं हमको लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अमेंडमेंट एक्ट 104 पे हाँ ये आगे है, लेकिन इसमें ये एक्सटेंड किया 10 साल। हाँ आगे 10 साल के लिए ये एक्सटेंड किया। फिर ये भी जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। 99th अमेंडमेंट टू एस्टैब्लिश ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यही जो हम कह रहे थे, एस्टैब्लिश नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और क्या इसका सिग्निफिकेंस हो गया? एम टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन एंड वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वन 101st अमेंडमेंट, बिल की ये अमेंडमेंट, ये नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटीज, वन 103rd, strengthen affirmative actions provisions in first, 104th, ये वही जो एक्सटेंडेड जो आप कह रहे थे, ये 104 जो है ये एक्सटेंडेड आपका एससी एसटी इन लेजिस्लेचर। हाँ एंग्लो इंडियन को भी हटा दिया गया। ये हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 105th में जो है प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी। हाँ 106th अमेंडमेंट आपका हो गया अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स टू माइनॉरिटीज। 107th में क्या हो गया आपका कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज जो है एम क्या किया इनके। हाँ मतलब ये इसमें बिल में भी ये किया। हाँ 108th में आ गया आपका ये 2033। हाँ नहीं है बिल में ही आया। अब आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन आ जाइए। कंफर्म पक्का? एक और कोई वर्ड जुड़ा था कि दो ही जुड़ा? इंटीग्रिटी। और कहाँ ऐड हुआ था ये? प्रीएम्बल। 44th क्या है? 86th 2002 में ये नोट कर लीजिए। ये तो किया ही है। व्हाट फंडामेंटल राइट was established by 86th amendment? क्या 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 क्या? 42nd में यूनिटी जोड़ा जाए, इंटीग्रिटी जोड़ा गया। इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए गए थे। अखंडता प्रीएम्बल में। हाँ तो क्या क्वेश्चन क्या है? हाँ तो ठीक तो बोल रहे हो। राइट टू वर्क कौन सा है अभी किए आप लोग? राइट टू वर्क बताइए। और अगर नहीं बताए आप लोग तो आप लोग दंड के भागी होंगे। राइट टू वर्क पीछे से आप लोग बोलिए कुछ। आजकल बताना है। हाँ राइट टू वर्क डीपीएसपी में। हाँ वो तो क्लियर। वो क्लियर है ना? 41 राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए तो जो शुरू के जो 50 आर्टिकल है ना 50 51 वो ध्यान में रहने चाहिए। अगर 100 हो जाए तो अति उत्तम,
लेकिन 100 में बहुत सारे बाद में आगे आएंगे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 50 50 से काउंट तो याद नहीं होना चाहिए। मतलब उसको जो फंडामेंटल राइट है, जो डीपीएसपी है, और आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, इतना याद रहा तो आप बहुत इससे अच्छे से लिख लोगे। इसका राइट टू एजुकेशन 21 कैपिटल ए, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, गुड, वेरी गुड, ठीक है। Which amendment provided for the reservation of seats of OBC in education? 93, 93, 99 को नहीं बोल रहा है, और 100 93, अभी 93 हम लोग देखे भी थे। इसको नोट कर लो आप लोग, ये याद रहेगा, क्योंकि नॉर्मली ये रिवीजन में नहीं रहता। क्या हो गया? गुड। आर्टिकल 39 बताओ तो क्या है? जब रेगुलर क्लास की हो तो। अच्छा 44 याद आ रहा है? नहीं, अच्छा आर्टिकल 14 बता दो, 14 किस चैप्टर का है ये बता दो। गुड। और 14 में है क्या? 14 में इक्वलिटी बिफोर द लॉ। 21 क्या है? कोई फंडामेंटल राइट का जो आपको याद आ रहा हो बता दो, कोई तो याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा है उसको आप डेली लिखिए। हाँ, तो नहीं तो उसका तरीका हम बता देते हैं आप लोग। आप क्या कीजिए कि आप एक सिंपल पेज, जैसे जो पेज है, अब आप लोग जैसे पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया, कई बार रिवीजन भी हो गया, इसके बाद भी नहीं याद होगा। पहले यही कि इस चैप्टर में कहा, जैसे कि चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेके आपका आर्टिकल 35 तक। अब इसमें कि आपको ये लिखते जाना है कि कितने फंडामेंटल राइट है। 6 फंडामेंटल राइट हो गए, है ना। पहला क्या हो गया? ये आपका राइट टू इक्वलिटी। इसमें कितने आर्टिकल है? तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो 14 में क्या है? तो सब वही आपका इक्वलिटी बिफोर द लॉ। 15 में क्या है कि प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन, जो आपका ग्राउंड हो रिलीजन, रेस, कास्ट। फिर 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में दो उसमें ऐड हो जाता है। 17 क्या हो गया आपका? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 आपका क्या हो जाएगा? एबोलिशन ऑफ टाइटल। इसको बस आप ये बस हेडिंग जो शीर्षक बता रहे ये आप लिखते चलिए। ये कम से कम टॉप 50 आपको थोड़ा थोड़ा करके जाइएगा, ऑटोमेटिक उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। राइट टू वर्क किस में अभी हम लोग डिस्कस किए? राइट टू वर्क, राइट टू वर्क अभी था ना पीछे, ये किस आर्टिकल में? अभी तुरंत अभी हम लोग डिस्कस करें, अभी वो बताए पीछे। हाँ वेरी गुड, यही याद होना चाहिए। इसमें से और कौन सा याद आ रहा है? राइट टू एजुकेशन, नहीं राइट टू एजुकेशन कहा? जब राइट लिख दिया गया तो वो अधिकार ना। 21 कैपिटल ए वो ऐड हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, और ये राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 आर्टिकल। वेरी गुड। ऐसे ही डेली आप लोग कीजिएगा रिवीजन, तब जाके ये 44th अमेंडमेंट। गुड।
19 है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ये दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज कब इंट्रोड्यूस हुआ था? और इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स आप लोग को मालूम है? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, ये क्वेश्चन सीधे पूछेगा। अब ये सब नहीं पूछते, मौलिक कर्तव्य जो है किनके रिकमेंडेशन से। ये सब क्वेश्चन एक पीरियोडिक जो है इवेंट की तरह ये रिपीट होते हैं। जैसे कि आपको 3, 4, 5 साल नहीं पूछा, अरे इससे कहाँ आता है क्वेश्चन, और लोग धीरे धीरे भूल जाए। केवल यही फैक्ट याद रहा कि 42nd अमेंडमेंट 44th में ऐड किया गया, एक और उसमें इंसर्ट कर दिया गया, तो अब ये दिमाग से उतर जाएगा। दूसरी बात, फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया? ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इसको नोट कर लो। फैक्ट में नहीं कंफ्यूज हुआ जाता है, फैक्ट्स को चेक किया जाता है। अगर गलत हो रहा है तो उस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है तो क्वेश्चन वो गलत है। फैक्चुअल क्वेश्चन पे कुछ सोचना ही नहीं है, ऑथेंटिक सोर्स उठाइए और उसको चेक कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो। 2 बार फैक्ट्स में हमेशा आया हुआ है, समझ में आ रही बात? कहीं पढ़े थे नहीं, यहाँ पढ़े थे, याद आ रहा है, ये नहीं याद, वो हो जाता है। आप जो ऑथेंटिक सोर्स है उसको चेक कीजिए, फिर से नोट कीजिए, तथ्य के मामला में एकदम। और वो मेमोरी बाई रिवीजन, इवन जजेस के पास भी बैठिएगा तो उन लोग को भी नहीं याद रहेगा, भूल गया। खुद डिसीजन दिए हुए तब भी भूल जाएगा, इतना लोग। हाँ, चूंकि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो आपको ज्यादा फैक्ट्स की जरूरत है, आप याद कीजिए तथ्य। हाँ, जो रिसर्च स्कॉलर भी है उसको थोड़ी इतना फैक्ट्स है, वो कनेक्ट करके आपको बता सकता है। तो फैक्ट्स को लेके कभी भी आप लोग को हम बताते हैं कि कोई कंफ्यूजन है, ऑथेंटिक सोर्स उठाइए। जैसे इसके केस में आप एनसीईआरटी की किताबें, और इससे नहीं तो जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे चेक कीजिए, और जो तथ्य है उसको आप, और इधर उधर ये गाइड तो ये सर बोले तो वहां है तो वहां पढ़ लिए, कहीं कुछ और उसको लगातार अपडेट किया जाता है। वही जो हम आप लोग बताए थे कि जब आप लोग नोटबुक में लिखिएगा, याद करने की भी एक सीमा है ना। तो इसमें क्या है कि वो बार बार जब आप देखिएगा रिवीजन तब जाके, जैसे 42nd अमेंडमेंट 1976, अब इस पे इतना आप पढ़ लिए कि रिफ्लेक्सेस पे भी आएगा। अब इसी को टेस्ट करना है कि इनको 42nd आता है, एक बहुत बड़े मास कोर्स आता है, इसी पे क्वेश्चन जो है वो सेटर जो है थोड़ा सा आपके साथ खेल देगा, कुछ गेम कुछ चेंज कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। आगे आपका कंफर्म, सोचना भी नहीं। 11 शेड्यूल कंफर्म, और 86 क्या है? हाँ, वो चेंज हुआ था। 44th क्या है? 44th बताओ तो। 44 आर्टिकल ये क्या है? ये पढ़ के जाओ। आंसर तो 42 है, 44 पूछ रहा है ना। अच्छा, अमेंडमेंट हाँ, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, कि मतलब कि जो आप जान रहे हैं वो नहीं, जो पूछ रहा है वो आंसर करना है। अक्सर जो पेपर होता है ना एग्जाम में, तो आप पहले से ही आप चूंकि ज्यादा लेवल के बाद पढ़िएगा
तो आप एंटिसिपेट करते हैं कि ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे। तो अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब उसमें क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, ऐसे ही कर। और उसमें अब उस प्रेशर में वर्ड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही दिखाई देता है। आप लोग टेस्ट देते होंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो वो रिवर्स प्रोसेस है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैठ के आप लोग घर में भी, जो एग्जाम वाला जो टाइम होता है ना, कि 2 घंटा आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, टाइमर ऑन कर दीजिए और बैठ के क्वेश्चन बनाइए, और उसके बाद खुद इवेलुएट कीजिए। ये एक्सरसाइज डेली कीजिए, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है अपने को इम्प्रूव करने का। और फिर आप देखिए कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है। अगर आप कोई नहीं पढ़े हैं नई चीजें तो वो एक्सेप्टेड है, पढ़े हुए हैं कई बार ये, तो वहां लिखिए बगल में HE करके कोड एक ऐसे, क्या लिख दीजिए, HE माने ह्यूमन एरर, ऐसे ह्यूमन एरर, है ना, मतलब कि ये गलती हो गई, ह्यूमन एरर मतलब कैसे, ऐसे ही कि रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन, उसके वजह से गलती हो रही है, ये लिखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन एनालाइज कीजिएगा, तब इम्प्रूवमेंट। यही तरीका है। नहीं तो होता क्या है कि आप, अरे ये आता है, ये हमको आता है, वो आता है, और क्वेश्चन उसी चैप्टर से, अगर मान लीजिए प्रीएम्बल का क्वेश्चन गलत हो गया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि हम जो आर्टिकल 368 बहुत अच्छे से पढ़े हैं या फिर, तो और कब गलत नहीं होगा, जब उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप कई बार बनाइएगा, एकदम वही एग्जाम वाला माहौल में, तब ये एक्सरसाइज डेली कीजिए आप लोग। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम, 2 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं आप लोग, 1 घंटा 30 मिनट कर दीजिए टेस्ट, छोटा छोटा जो टेस्ट है। हाँ, खुद बैठिए, क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या अभी जो हम लोग जो क्लास में करते हैं वही क्वेश्चंस का आप बैठिए, और उसके बाद से टाइमर ऑन कीजिए, बंद कीजिए, बनाइए, और फिर चेक कीजिए, और फिर उसके बाद से जो आंसर का एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट से उतना ही लिख लीजिए, उसके बाद वो गलती नहीं होगा। 2 से 3 आप टेस्ट दीजिएगा। बताइए, क्या है 39? चेक कीजिए तो 39 क्या, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर, किस चीज में, मतलब उसके इलेक्शन को क्या चैलेंज कहाँ नहीं किया जा सकता। ये सर इसके द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया है, जुडिशियल रिव्यू से इसको मुक्त कर दिया। जैसे कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि अब ये जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट के बाहर है, जैसे कि प्रेसिडेंट आपको जो उनका पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है कि नहीं, वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जिस इंफॉर्मेशन पे जो मैटर जो उनको दिया जा रहा है, रेलिवेंट मैटर है कि नहीं, ये जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट। तो वो भी जो इलेक्शन जो उसमें है, ये क्या है, आउट ऑफ द एम्बिट। अब वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट कब हो सकता है, जब वो रेलिवेंट मैटर जो है वो है। जुडिशियल रिव्यू नो, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए लोग। ठीक है, 46 क्या है बताइए तो, आप जानते हैं, हमको मालूम है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कई बार। इस माइनॉरिटीज के लिए सर एजुकेशन के फील्ड में आर्टिकल बताना, हाँ, एग्जैक्ट आर्टिकल 46 हम पूछ रहे हैं, पूछिए ना।
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनका डीपीएस में माइनॉरिटीज का ये एजुकेशन का बताता है सर। ये technical- क्या है 46? 3-4 बार उस दिन 46 आया था। हाँ, डीपीएस में। तो 2 छूट गया है, 100 और 103। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, which amendment allowed for removal of the right to property? National Commission for Minorities. 100, 102. ये बताइए। बी, क्या आंसर दे रहा है ये? नहीं पता चला। ठीक है सर। बी 44th Amendment introduced changes to emergency provision. Which of the following is true? Limited to duration of national emergency for 6 months. Removed the power of president to declare national emergency. Established strict guidelines for position of. Allowed parliament to declare national emergency without any restriction. Established strict guidelines को लिख लीजिए। ठीक है। कौन सा है बताइए? 70 तक तो देखिए इसको कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बना दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट और है, थोड़ा सा उसको लिख लीजिए तो बोल देते हैं। 106 106 क्या? हाँ लिखिए इसको 106 28 सितंबर 2023 को ये आया। According to 106th constitutional amendment, there is a provision to reserve ये कौन सा होगा बता सकते हैं? ठीक से पढ़िए। 108
ये बिल में है, इस बिल ये, हाँ एक्ट नहीं है वो बिल। ये बताइए। हाँ एक मिनट बता देते हैं, पहले थोड़ा सा ये भी देखिए। हम्म 334 प्रोविजन था। हाँ चलिए बताते हैं। टू हाँ अर्बन लोकल, ठीक है। तो कैन टू रिजर्व 1/3 of the seats in the Lok Sabha, ब्रैकेट में लिखिएगा 330 कैपिटल ए, ठीक है। 330 कैपिटल ए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज 332 कैपिटल ए, ठीक है। एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली 239 डबल ए फॉर women for a period of 15 years, 15 years after coming effect 334 ए, ठीक है। तो अब कौन सा आर्टिकल अमेंड किया, ये 239 डबल ए जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें ये क्या बता रहा है कि ये जो महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीट जो है रिजर्व करेगा, और ये किसमें, ये 15 इयर्स तक जो है ये आगे, ठीक है। 105, ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, अब लिखिए 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लिखिए टू रीस्टोर the power of the state governments to identify other backward classes that are socially and educationally backward. Other backward classes. That are socially and educationally backward. ठीक है। This amendment after the judgment of Supreme Court on 11th May 2021 which had empowered only the central government for such identification. ठीक है। एक और आर्टिकल है, सॉरी अमेंडमेंट है आपका 104, बता सकते हैं क्या? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव सेशन का एक्ट 2013 हटा दिया गया है लोकसभा से। और गुड, लिखिए
हाँ, टू एक्सटेंड, विस्तार कर दिया गया। कब आएगा फिर वो रिक्वायरमेंट? टू 25 जनवरी 2020। हाँ, 25 जनवरी 2020 जब से इम्प्लीमेंट। टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन, हाँ, टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स for SC and STs in the Lok Sabha and state assemblies for another 10 years up to 2030. ठीक है, removed the reserved seats removed the reserved seat of Anglo-Indian community, Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies by not extending, by not extending it further। मतलब वहां भी हटा दिया गया कि इस जो प्रैक्टिसेस है उसको। और कौन सा आर्टिकल ये चेंज किया गया? आर्टिकल 334। अभी 2 दिन पहले ही आप लोग को वो बताया हुआ सारा, वो जो ऑफिशियल कमीशन बोला था। ठीक है, 334 को चेंज किया गया। नेक्स्ट लिखिए 103, ये तो जान रहे हैं आप लोग। हाँ, 103 ये 2019 12 जनवरी को आया था, है ना। ए मैक्सिमम ऑफ 10% reservation for economically weaker sections of citizens of classes other than the classes mentioned in clauses 4 and 5 of Article 15. That is classes other than socially and educationally backward classes of citizens। छूट गया क्या तुम्हारा? हाँ, socially and educationally backward classes of citizens or the scheduled caste and the scheduled tribes ठीक है, inserted clause 6 under Article 15 as well as inserted clause 6 under Article 16। ठीक है, हो गया। एक और लिखिए 99th, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो चेंज हो
फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 था आपका 13 अप्रैल 2015 और स्ट्रक डाउन ऑन 16 अक्टूबर 2015। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 16 स्टेट 16 मतलब राज्य होगा 16 स्टेट असेंबलीज और आउट ऑफ उस समय के हिसाब से 16 हाँ स्टेट असेंबलीज आउट ऑफ 29 स्टेट्स, तब 29 होते थे चूंकि जेएनके अभी, इंक्लूडिंग गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात and Telangana ratified the central legislation in central legislation enabling the President of India, सेंट्रल लेजिस्लेशन हाँ enabling ENABLING क्या हो गया? हाँ लिख लिए enabling, ठीक, हाँ enabling the President of India to give assent to the bill, assent to the bill. This amendment, और इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये जो लाइन है बोल रहा है, this amendment was struck down by the Supreme Court on 16 अक्टूबर 2015। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? ये 13 अप्रैल 2015 को पास किया गया और 29 जो आपके उस समय स्टेट्स थे उसमें 16 स्टेट्स ने क्या किया था, रेटिफाई किया था अपने अपने असेंबलीज में। तभी उसके बाद से आया कि और राष्ट्रपति के द्वारा ये पास भी हो, मतलब एसेंट भी दे दिए थे, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। लेकिन उसके बाद और ये एक्ट बन गया था ये बिल, लेकिन ये सब नहीं दिया था है गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात, उसमें क्या बताया गया है? out of 29 states including Goa, Rajasthan, Tripura, Gujarat and Telangana rectify the central legislation। मतलब ये लोग दिए थे, तो अब है कि ये दिए थे स्टेट्स, तो ये क्या किए, ये इनेबल किए प्रेसिडेंट को कि आप एसेंट दीजिए, पास होगा तभी तो होगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जुडिशरी, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको बताया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइल्ड, बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इट इज वन ऑफ द बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें इंटरफेयर जो है वो गवर्नमेंट नहीं करे कि कोई एक कमीशन बनाना चाहती है जो कि अपॉइंट करेगा जजेस को, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 97th कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का जज देता है या फिर कोई बेंच देता है, कौन? प्रेसिडेंट शैल गिव एक्सेप्ट। ये कौन सा मतलब क्या? पहले तो वीटो पावर का यूज कर सकते थे ना अमेंडमेंट का, तो इस अमेंडमेंट एक्ट में सर मतलब बताया गया कि प्रेसिडेंट शैल गिव हिज एक्सेप्ट टू द उनके पास किस चीज में मतलब देंगे एसेंट, माने प्रेसिडेंट शैल, उनके ऊपर कंपल्सन नहीं है, कुछ केसेस में जैसे कि मनी बिल में होगा, तो ये सबका अलग अलग अमेंडमेंट है, एक कोई अमेंडमेंट थोड़ी ही है। भाई मनी बिल के केस में है कि अगर आपको करना ही है करना है, या बहुत सारे में कई जगह है कि जैसे कि वो नहीं, वो जो वीटो पावर आप कह रहे हैं उसका इस्तेमाल करके उसको टाल सकते हैं। हाँ हाँ, तो सबका अलग अलग अमेंडमेंट है, जैसे मनी बिल वाले का दूसरा है, बाकी का दूसरा है। एक अमेंडमेंट में थोड़ी इसको कहीं कंफाइन किया गया, कई जगह प्रेसिडेंट का आप देखिएगा कि डिफरेंट ऑर्डिनरी कर सकते हैं पॉकेट विटो, लेकिन उसमें भी है कि अगर बार बार अगर वो ये कह रहा है, अगर मतलब उसके पास, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है प्रेसिडेंट, इसीलिए तो इंडियन प्रेसिडेंट को कहा ही जाता है कई बार कि ये रबर स्टैंप।
डिफेक्टो और डी ज्यूरे, दो टर्म आप लोग को बताए थे। सर वो जो सब काम है सुप्रीम कोर्ट करता है, हाँ, क्या बेंच बना के करता है, वैसे ही करता है? ऐसे नहीं करेगा ना, जैसे कि उसमें मान लीजिए कि कुछ जजेस बैठे और उसमें जैसे कि अब ऐसा थोड़ी कि कोई एक आदमी जो है कह दिया कि नहीं, तब तो इस तरह से मान लीजिए कि 31 और प्लस 3 4 जजेस हैं, तो वैसे नहीं, उसके लिए एक बना, उसको रिव्यू किया लोग, ये लोग कि नहीं ये एक्ट जो है नहीं बनने लगा। इसका भी कितना बेंच बैठेगा सब? 5, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पे चेंजेस करना है तो 5 मिनिमम जजेस है। लेकिन सबसे बड़ा बेंच जो बना था केशवानंद भारती केस, जो 13 जजेस का बना था, 7 फेवर में और 6 अगेंस्ट में थे, जिसमें जस्टिस HM सीरा भाई जो थे उसमें। तो अब ये अगर उस केस को अगर क्वेश्चन करना है केशवानंद भारती के जजमेंट को, तब 13 से ज्यादा, जो 14 नहीं 15 तो 15 जजेस का हमेशा ऑर्ड में रखते हैं लोग। चलिए लिखिए ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 12 जनवरी 2012। संयोग कुछ ऐसा था कि हम उस समय उसी जगह थे, इसीलिए हमको याद भी है ये डेट। प्रणब मुखर्जी, हाँ मतलब दिल्ली ही नहीं, वो जो पार्लियामेंट वाला जो आपका जो एरिया होता है, जो नहीं नहीं अंदर नहीं, मतलब उसी कैंपस में तो बहुत ज्यादा मीडिया भीड़ भाड़, आप समझ रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज उस पे भी बन रहा था। बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ये भी तो क्या आम आदमी भी देख सकता है। हाँ, उसमें कोई परमिशन है, कोई परमिशन जो है देखे नहीं, लाइव तो नहीं देखे हैं, लेकिन मतलब उसमें गए हुए हैं दर्शक। उसकी चूंकि लाइब्रेरी भी हम लोग को एक्सेस थी, वहीं साउथ दिल्ली में ही रहते थे, इसलिए रहते क्या थे, अभी भी एट प्रेजेंट। एनीवे, खैर, तो क्या हम कह रहे थे? हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आफ्टर द वर्ड unions, word unions in article 19 clause 1 sub clause C and insertion of article 43B, article 43 capital B मतलब, हाँ, that is promotion of cooperative societies in July 2021 Supreme Court struck, Supreme Court struck part of the amendment as it was not ratified by the states. तो कौन कौन सा इसमें चेंजेस हुआ? आर्टिकल 19 में हुआ, आर्टिकल 43B में हुआ, मतलब एक फंडामेंटल राइट, एक डीपीएसपी, और उसके बाद से क्या किया गया, एक नया पार्ट जो है 9B करके जोड़ा गया। ये 3 परिवर्तन हुए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, तो अब ये क्या, इस अमेंडमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था कि इनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो मतलब जितने आपके कोऑपरेटिव्स हैं उनका। और ये कोटर्मिनस भी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप लोग को मालूम है कि 5 इयर्स जो ये बताए भी थे आप लोग को, ठीक है। इसके अलावा एक और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए, 96, बता सकते हैं क्या है? ध्यान नहीं आ रहा होगा अभी आप लोग को, लेकिन उड़िया वर्ड जो है वो इंसर्ट किया गया, उड़ीसा के, ये उड़िया जो वर्ड होता है ORIYA, इसके जगह ओडिया हो गया, ODIA, ये हो गया 96, 23 सितंबर 2011।
उड़िया की जगह क्या हो गया, ओडिया, ODIA, ये हो गया। सबके लिए भी amendment करना पड़ता है सर। हाँ लैंग्वेज है तो चूंकि अब आपका इसमें है ना, लिस्ट में भी होगा ऑप्शन। एनी चेंजेस जो आपका इसमें करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेंडमेंट आपका होगा, ठीक है। और हम लोग जो किए थे इसमें लास्ट में, हाँ 92nd अमेंडमेंट, हाँ तो रहने दें। क्लासिकल लैंग्वेज वाला तो पढ़ा ही दिए थे उसमें। और फिर आपका हो जाता है एक 82nd 69, लिखिए 69 लिखिए, 69 लिखिए लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही याद दिलाया इन्होंने। टू प्रोवाइड फॉर ए legislative assembly and council of ministers for national capital territory, national capital territory of Delhi, legislative assembly and council of ministers for NCT Delhi, उसको आप लिख सकते हैं, national capital territory of Delhi. Delhi continues to be a union territory. ये 69th। और क्या इंसर्ट किया था आर्टिकल 239AA, 239 कैपिटल में डबल ए लिखिएगा, और 239AB, ये कौन सा होगा, नेशनल कमीशन फॉर ST, वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट्स किस में ऐड हुआ था बता सकते हैं, हैं? ठीक से पढ़िए। 32 21 सर। कि जो आपका जो सांस लेते हैं, जो ये भी एक तरह का क्या है, तो एयर क्वालिटी, ये भी चलिए।